हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के जो विज्ञान है, चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसे वन शॉट वीडियो में हम एनिमेशन की मदद से, वीडियोग्राफी की मदद से समझेंगे। हर एक चीज़ को मैंने आसान तरीके से चित्र की मदद से समझाया हुआ है। आप वीडियो को जब पूरा देखोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर तो नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना आप, ठीक है, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र की बात करते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे अनमोल हैं। हर एक ऑर्गन की अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन जो हमारी आँख है वो सबसे ज़्यादा अनमोल है। क्यों? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, आप अपनी आंखें एक बार बंद कर लीजिए, आपको पूरी दुनिया काली दिखेगी। एक बार के लिए आप सुनाई ना दे आपको, ठीक है, एक बार के लिए आप बोल नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी आप इस दुनिया को देख सकते हो, इस बहुत ही ब्यूटीफुल दुनिया को। लेकिन अगर आपकी आंखें ही बंद हो गई, पूरी दुनिया काली होगी, है ना। तो ये जो सबसे अनमोल भगवान की जो गिफ्ट है, जिस दुनिया को हम देख पा रहे हैं, वो है हमारा मानव नेत्र। और इसी के बारे में आज हम पूरा सब कुछ सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक है। मानव नेत्र का चित्र एग्जाम में बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मानव नेत्र का चित्र बनाने के लिए एग्जाम में आता ही आता है। तो देखो क्या है, यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुगन सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है आपको पता ही है, 5 होती है। ये कान हो गया, ठीक है, ये नाक हो गया, ये हमारे जीभ हो गया, ये हमारे स्किन हो गई, ये हमारी आंख हो गई। 5 ऑर्गन्स होते हैं, ज्ञानेंद्रिय होते हैं, ठीक है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। हमारा जो आंख है एक कैमरे की भांति कार्य करता है, जो हमें चारों ओर के रंग बिरंगे संसार को देखने योग्य बनाता है। हम जो भी देख रहे हैं वो किसकी मदद से देख रहे हैं? हमारे नेत्र की मदद से हम देख पा रहे हैं। यह दृष्टिपटल पर उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जो दृष्टिपटल होती है ना, उस पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कि मानव नेत्र दृष्टिपटल पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप बोलोगे उल्टा बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्या? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। और यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मानव नेत्र कैसे बन होता है, ठीक है। टोटल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मानव नेत्र है। विभिन्न भाग अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक, ये मानव नेत्र आप देख पा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लू ब्लू, इसे कहते हैं दृढ़ पटल। और ये जो रेड रेड होता है, इसे कहते हैं रक्त पटल, ठीक है। और ये जो येलो वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो, इसे कहते हैं दृष्टिपटल, जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, ये होती है द्विक तंत्रिकाएं होती हैं। और ये जो रेड रेड देख रहे हो आप, ये होती है रक्त वाहिकाएं, ठीक। उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कांचाभ द्रव होता है। ये जो देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारी पक्षाभि पेशियां हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये अभिनेत्र लेंस है। ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा आइरिश वाला हिस्सा है। और ये जो व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा कॉर्निया है। ये चित्र आपके एग्जाम में बनाने के लिए हर साल आता है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। अब ये जितने भी पार्ट मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पर, इन सबको हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। देखो मानव नेत्र क्या होता है, ये जो हमारी आंख है ना, ये गोल होता है एकदम। आपको ऊपर से तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये अंदर 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 इतना बड़ा सा एक गोला होता है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर का होता है। आंख का जो व्यास होता है ना, व्यास समझते हैं, ये व्यास 2.3, इतना, ये स्केल देखो यहाँ तक होता है, 2.3 सेंटीमीटर का व्यास होता है। यह लगभग गोलाकार पिंड है, जो सामने के भाग को छोड़कर चारों ओर से दृढ़ अपारदर्शी परत से ढका होता है। सामने देखो हमारा वाइट वाइट पारदर्शी पार्ट है, और पीछे अपारदर्शी पार्ट से ढका हुआ होता है, ठीक है। इसके प्रमुख अवयव कैसे हैं, वो मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। मानव नेत्र के विभिन्न भागों को मैंने यहाँ पर बता दिया। अब इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया को हम कहते हैं श्वेत मंडल। क्या कहते हैं बच्चों? श्वेत मंडल कहते हैं। ये क्या होता है? नेत्र गोलक के सामने का भाग जो कुछ उभरा हुआ और पारदर्शी होता है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है।
ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये जो उभरा हुआ पार्ट है, देख रहे हो भाई साहब, ये जो उभरा हुआ पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ये वाला जो उभरा हुआ पार्ट आप देख रहे हैं ना, सफेद सफेद में, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी भाग से नेत्र में आता है। जो अब लाइट्स आती है ना, वो लाइट एंटर किस माध्यम से करती है, हमारे आंखों में कॉर्निया के द्वारा होती है। कॉर्निया के थ्रू हमारे आंख के अंदर जाती हैं। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइरिश, आइरिस क्या होता है? ठीक है, देखो कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन, ठीक है, अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। ये जो हमारा आप देख पा रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉर्निया होता है। इसका ठीक पीछे, ये देख रहे हो आप, इसके ठीक पीछे ये है हमारा आइरिश। ये वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा आइरिश होता है। अगर मैं चित्र में दिखाऊं, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये हमारा पार्ट क्या, आइरिश है। ठीक है, इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो बीच में, ये हमारी क्या होती है, पुतली होती है। आइरिश का कार्य नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। ठीक है, आइरिश का क्या काम होता है, हमारी आंख में कितनी प्रकाश जा रही है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कई बार कि जब बहुत ज़्यादा तेज धूप होती है तो आप सूरज की ओर ऐसे ताक नहीं सकते, आपको आंखें छोटे करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, आइरिश क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में यह संकुचित होकर पुतली को छोटा कर देता है। जब प्रकाश ज़्यादा होती है तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं, तथा कम प्रकाश में पुतली को फैला देता है, पुतली को फैला देता है, जिससे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और ये नेत्र में अपने आप होता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक भगवान ने सिस्टम बना दिया है। ठीक है, ये तुरंत होता है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया आपने पढ़ा है ना, उसके अंतर्गत ये चीज़ आती है। नेक्स्ट आपकी आती है पुतली। ठीक है, पुतली हमने पढ़ लिया, आइरिश हो गया। पुतली की बात करते हैं। यह परिवर्तित त्वरक की भांति कार्य करती है जिसका साइज परितारिका की सहायता से बदला जा सकता है। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्या है दोस्तों, पुतली है। ठीक है, यह आंख में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कौन, पुतली। पुतली को अंग्रेजी में बोलते हैं प्यूपिल। नेक्स्ट आपका आ जाता है जलीय द्रव। ठीक है, आपने अपने आंखों में देखा होगा हमेशा पानी पानी सा रहता है, फ्लूइड टाइप का रहता है ना, थोड़ा सा चिपचिपा रहता है, तो इसे ही कहते हैं कांचाभ द्रव, जलीय द्रव। ठीक है, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान द्रव भरा होता है जो अत्यंत पारदर्शी तथा 1.336 अपवर्तनांक का होता है, जिस इसे हम जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो पानी पानी टाइप का होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जलीय द्रव कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ कांचाभ द्रव। व्हाट इज कांचाभ द्रव? कांचाभ द्रव क्या होता है, लेंस के पीछे दृश्य पटल तक का स्थान एक गाढ़े, पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक के द्रव से भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कांचाभ द्रव कहते हैं। लेंस के पीछे जो होता है, ठीक है, जो द्रव होता है उसे हम कांचाभ द्रव कहते हैं। ये इधर लेंस है, इसके पीछे वाला जो स्थान है ना, ये सारा हमारा क्या है, कांचाभ द्रव है। ये लेंस लगा हुआ है, इसके पीछे वाला जो जितना भी तरल पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, कांचाभ द्रव कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नेत्र लेंस, जिसे हम अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, ये कहा देख रहे हो लेंस, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। इसका ये क्या होता है, इसका क्या कार्य है, पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना द्वि उत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का उल्टा, छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृष्टि पटल पर बनता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में कि जो प्रतिबिंब है नेत्र के कहाँ बनता है। ये तो भाई हर साल एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपका उत्तर होगा भैया दृष्टि पटल पे बनता है। हर साल एग्जाम में आता है, कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पे बनता है।
तो क्या होता है नेत्र नेत्र लेंस क्या होता है? पुतली के पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, जिसके द्वारा बाहरी वस्तुओं का, जो भी सामने हमारे बाहरी वस्तु है, ये पेन है, कॉपी है, कुर्सी है, मेज है, जो भी है, उसका उल्टा, छोटा तथा वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के पीछे दृष्टि पटल पर बनता है। कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पे बनता है। ठीक है। लेंस मांसपेशियों की एक विशेष प्रणाली, जिसे सिलियरी प्रणाली कहते हैं, द्वारा टिका रहता है। ये पेशियां लेंस पर उपयुक्त दाब डालकर उसके पृष्ठों की वक्रता को बढ़ा या फिर घटा सकती है। ठीक है, ये चीज होती है। अब आते हैं पक्षाभी पेशियां। ये जो आप रेड रेड कलर में देख पा रहे हैं ना, इधर साइड साइड से, ये हमारी क्या होती है? पक्षाभी पेशियां होती हैं। ठीक है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। अगर अभिनेत्र लेंस को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से इसकी जो फोकस दूरी है वो भी एडजस्ट होती है, घटती है, बढ़ती है, ताकि हम वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकें। ठीक है, ये चीज होती है पक्षाभी पेशियां। नेक्स्ट अगर बात करें दृष्टि पटल, ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं येलो येलो में, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसे हम कहते हैं दृष्टि पटल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेटिना। अंग्रेजी में दृष्टि पटल को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ये क्या होता है? यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है ना, इनमें वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं, और ये सिग्नल द्विक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। ठीक है, ये जो सिग्नल्स होती हैं ये कहाँ तक जाती है? मस्तिष्क तक जाती हैं, और मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, हम जाके वस्तुओं को देख पाते हैं। सारा सिग्नल जाता है हमारे माइंड में, माइंड फिर बताता है कि इसका कैसा इमेज बनना चाहिए, उसी आधार पर हमें चीजें दिखती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दृढ़ पटल, तो दृढ़ पटल क्या होता है? ये आखिरी वाला बाउंड्री वाला हिस्सा, ये देख पा रहे हैं, ये आसमानी कलर, इसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। ये क्या होता है? नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत, ये जो परत होती है ये क्या होती है? कठोर होती है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह सफेद होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों को सुरक्षा करता है। ये कठोर होता है और ये क्या कहता है? इसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं इन सबका सुरक्षा कवच का काम करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये होता है दृढ़ पटल। अब हम बात करेंगे रक्तक पटल। तो दृढ़ पटल से जस्ट नीचे होता है रक्तक पटल। ठीक है, ये क्या होता है? दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है। ये झिल्ली जो होती है काले रंग की होती है ना, जिससे हम क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों में परावर्तन रोकती है। ठीक है, नेत्र के भीतरी भागों से जो परावर्तन होता है ना, उसको रोक देती है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको हमने डिटेल में समझ रखा है पहले वाले वीडियो में। 2 घंटे की वीडियो मैंने बनाई है वन शॉट। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। ठीक है, फिर रक्त वाहिकाएं क्या होती है? ये जो वाहिकाएं होती है रेड रेड कलर की, ये सारी हमारी ब्लड वेसल्स होती है, आँख की रक्त वाहिकाएं होती है। यह नेत्र में रक्त ले जाने का कार्य करती हैं, जिससे नेत्र की कार्य प्रणाली चलती रहे। ठीक है, ये नेत्र में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व भी पहुंचाते हैं। कौन? रक्त वाहिकाएं। अब हम बात करेंगे दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु क्या होता है? वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है। मतलब दूर का बिंदु क्या होगा? जहां तक तुम्हारी आंख चीजों को देख पा रही है अच्छी तरीके से, वहां तक उस बिंदु को हम क्या कहेंगे? दूर बिंदु कहेंगे। ठीक है, सामान्यतः नेत्र के लिए यह दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। क्योंकि तुम सूरज को भी देख पा रहे हो, तुम चंद्रमा को भी देख पा रहे हो,
तुम तारों को भी देख पा रहे हो। और ये जो तारे हैं, सूरज, ये कितनी दूरी पर है? ये अनंत दूरी पर है, तुम देख पा रहे हो। तो हमारे आँख की जो दूर बिंदु होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि आँख की दूर बिंदु कितनी होती है स्वस्थ नेत्र की, तो आप बोलोगे अनंत होती है। निकट बिंदु क्या होता है? तो वो बिंदु जहाँ वस्तु को हम कितना निकट ला के देख रख पा रहे हैं कि हमें एकदम साफ साफ दिख रहा है, तो उस बिंदु को हम कहते हैं निकट बिंदु। ठीक है, जैसे देखो ये मेरे पास एक किताब है। ठीक है, अब जब आप किताब रखते हो, ठीक है, आप यहाँ पे रखते हो, आपको पूरा साफ साफ दिखता है। आप यहाँ लिख जाओगे एकदम आँख के पास में, तो आपको साफ साफ नहीं दिखेगी। या ऐसे दूर रखोगे तो भी आपको नहीं दिखेगा ठीक से। आप यहाँ रखोगे आपको प्रॉपर दिखेगा। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर होती है। देखो, स्वस्थ नेत्र की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी क्या होती है? वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखाई दे सकती है, उसे हम नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। स्वस्थ नेत्र की जो निकट बिंदु होती है, निकट बिंदु की जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में आ जाता है। ठीक, कोई डाउट नहीं रहा होगा दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है। अगर आगे बढ़ते हैं, समंजन क्षमता। ठीक है, समंजन क्षमता का अगर मैं बात करूं, तुम अगर आप भी आप अपने आसपास देखोगे, तुम्हें टेबल दिख रहा होगा, कुर्सी दिख रही होगी, मोबाइल दिख रहा होगा, मैं दिख रहा हूँ, या आसपास आसपास का एक पेड़ दिख रहा होगा। तो तुम जब भी उन चीज़ों को देख रहे होगे, तुम अपनी आंखों को एडजस्ट करते हो, तुम्हें पता नहीं चलता। जब तुम सूरज देख रहे हो, जब तुम टेबल देख रहे हो, जब तुम किताब पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी आंख फोकस दूरी को ना एडजस्ट करती है उसका इमेज प्रतिबिंब बनाने के लिए। उसी को ही कहते हैं आंख की समंजन क्षमता। ठीक है, तो क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, सिंपल भाषा में लिखवाया मैंने एक लाइन में, एग्जाम में आ जाता है। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो, तो ये लिखना है। और एग्जाम्पल में जो मैंने बोला वो लिख दो, और बढ़िया हो जाएगा, सोने पे सुहागा। देखो, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? ये हमारी आंखें हैं। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बनता है हमारे दृष्टि पटल पर। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास एक बिंदु है, नेत्र से कुछ दूरी पर रखी हुई हमारे पास यहाँ पर एक वस्तु है। ठीक है, वो हमारा नेत्र है, यहाँ पर ये वस्तु है। तो यहाँ इस वस्तु का प्रकाश कहाँ जाएगा? ये हमारे लेंस पे जाएगा। ठीक है, वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरणें नेत्र में प्रवेश करती हुई ये दिख रही है आपको। फिर क्या होगा? नेत्र में उपस्थित लेंस से ये किरणें अभिसरित हो जाती हैं, क्योंकि ये क्या है? हमारा लेंस है। हमारा आँख एक लेंस की भांति है ना, कैमरे की भांति है। फिर ये यहाँ जाएगी और दृष्टि पटल पर क्या होगी? प्रतिबिंब बनाएगी। ठीक है, यहाँ किरणें दृष्टि पटल रेटिना पर मिलती हैं, जिससे वस्तु का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है हमारे आंखों में। ये चित्र आप बना लेना। जो भी बताऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा, एनिमेशन के साथ बताऊंगा बच्चों। प्लीज पूरा वीडियो को देखते रहना। नेक्स्ट देखो, रेटिना में विशेष कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं। हमारी जो रेटिना होती है ना, इसमें क्या होता है? विशेष क्या होती हैं? संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यह कोशिकाएं उत्तेजित होती हैं और मस्तिष्क को संकेत भेजती हैं, जो उन्हें सीधे प्रतिबिंब में बदल देती हैं और हमें फिर देखने को मिलता है, और हमें फिर वो देखने की अनुमति देता है। बनता प्रतिबिंब उल्टा है, लेकिन जो सिग्नल जाता है दिमाग में, फिर वो उसको सीधा बनाता है और फिर हमें सीधा दिखता है। नेक्स्ट, अब दृष्टि दोष और उसका संशोधन, ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसका निवारण वो कैसे होता है, इन दोनों में से एक 5 नंबर में आएगा ही आएगा। 100% गारंटी है। मेरा नाम नहीं बदल देना अगर ये क्वेश्चन ना आए तो। तुम जो बोलोगे तुम्हारे घर पे आके नौकरी कर लूंगा भाई, फ्री में, अगर नहीं आया तो। लेकिन मैं आपके दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा, और जब आएगा तब तुम मुझे थैंक्स जरूर बोलोगे,
अरे सर ने बताया था, हमने पढ़ा और आज हमारे ये पूरे पक्के हो गए नंबर। जो भी मैं बोलता हूँ, अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ोगे, हमारे से जुड़े रहोगे, तो हर विषय में, चाहे वो विज्ञान हो चाहे वो गणित हो, 100 में से 100 ही आएंगे आपके। ठीक। तो सबसे पहला जो दोष है वो है मोतियाबिंद। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप, इसकी आंखें क्या हो गई हैं, सफेद सफेद हो गई हैं। यहाँ पर आप देखो, मेरी आंखें सफेद सफेद है क्या? नहीं है, क्लियर दिख रहा है। तो मोतियाबिंद क्या होता है? कभी कभी अधिक उम्र के व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है। देख रहे हो, धुंधली परत चढ़ गई है, जिससे लेंस की दूधिया तथा धुंधली हो जाती है। जो लेंस होता है वो दूधिया हो जाता है, धुंधली हो जाती है, और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। कारण क्या होता है, क्यों होता है ये? मोतियाबिंद क्रिस्टलीय लेंस के दूधिया एवं धुंधला होने के कारण होता है। जो हमारा लेंस है वो धुंधलापन आ जाता है, इसी कारण हमें मोतियाबिंद होता है। निवारण क्या है इसका? निवारण शल्य चिकित्सा करना, सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशंस के द्वारा इसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दवाई काम नहीं चलेगी, इसके लिए हमें सर्जरी करनी ही पड़ेगी, ऑपरेशंस करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, जो भी दृष्टि दोष बोल लूंगा इसका उल्टा होता है, नाम का उल्टा होता है दोस्तों। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। आप बोलोगे सर निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु नहीं दिखेगी ना, आप क्या पढ़ा रहे हो, हमें उल्टा क्यों पढ़ा रहे हो? नहीं, कारण अभी पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? जिसमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देंगी। और ऐसा प्रॉब्लम भी आजकल देखा गया होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो बूढ़े हो जाते हैं उन लोगों को होता है। जब हमारी एज बढ़ेगी ना तो ये प्रॉब्लम हमको होनी ही होनी है एक एज के बाद, ये तो सर्व सत्य है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें अपने आप को बचा के रखना, ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना है। उसके साथ साथ विटामिन ए हमें पूरा पूरा मिले, हमारे आंखों के लिए ज़रूरी है, तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ऐसा दोष, ऐसे दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वो स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति को जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर ना होकर पास आ जाता है। जो दूर बिंदु ना अनंत होना चाहिए, अनंत पे नहीं रहता, कहाँ जाता है? पास में आ जाता है, और इसी कारण इसका नाम दिया गया निकट दृष्टि दोष। समझे? ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो अस्पष्ट दिखाई दे रही है, साफ साफ दिखाई दे रही है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति का जो दूर बिंदु जो अनंत पे होना चाहिए वो अनंत पे ना होके कहाँ आ जाता है? पास में आ जाता है। इसी कारण इसका नाम दिया गया है निकट दृष्टि दोष। ठीक, सिंपल। चलिए, क्यों होता है, कैसे होता है वो जानते हैं। दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है? जो हमारा अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अभिनेत्र लेंस का त्रिज्या बढ़ जाना, उसके साथ साथ नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये गोला जो ऐसे था ये थोड़ा ऐसे हो गया, और गोलाकार से वो क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है थोड़ा सा। तो ये दो जब विकृति आती हैं हमारी आंखों में, तब जाकर हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, तभी हमें निकट दृष्टि दोष होता है। कैसे होता है देखिए, देखो ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, वस्तु से प्रकाश आ रहा है हमारे लेंस पर, आंख के लेंस पर आई, और जो प्रतिबिंब बनना था, ये जो किरणें होनी थी वो यहाँ पर आके मिलनी थी इन सब सभी किरणों को दृष्टिपटल पर ये दृष्टिपटल से पहले ही यहाँ पर मिल गई। जो दूर बिंदु अनंत पे होना चाहिए वो पास में आ गया है, तो ये जो प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे बनना था तो दृष्टिपटल पे ना बनकर पहले ही बनने लगता है। पहले ही दृष्टिपटल पे जब नहीं बनता प्रतिबिंब, उससे पहले बनने लगता है, और तब जाके ये हमें दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, देखो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उससे आगे ही बन जाता है। अब इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? दूर करने के लिए चश्मा लगाना होता है। आप सोचोगे सर आपको कौन सा दोष है, आपने चश्मा लगा रखा है, सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? तो भाई मुझे कोई दोष नहीं है, फिट्टू में भाई। ठीक है, ये दोष इसलिए लगा रखा है कि ये यहाँ पर इतने सारे लाइट्स हैं, ऊपर लाइट है, आंखों को लाइट चुभती हैं, इसीलिए लाइट से बचने के लिए चश्मा लगा रखा है। ठीक है, भगवान की दुआ से, आपके आशीर्वाद से मेरी आंखें स्वस्थ हैं,
ठीक है। और मैं वैसे बंगाली हूँ, बंगाली लोग मछली ज़्यादा खाते हैं और मछली में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। और कई लोग मुझे बोलेंगे सर आप मांसाहारी हो, वेजिटेरियन क्यों नहीं बन जाते? तो देखो ये बाई चॉइस होती है। मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ बचपन से ही मुझे उस खाने की आदत लगाई गई है, मेरे बॉडी को उस चीज़ की आदत हो चुकी है, तो मैं छोड़ नहीं सकता अभी। ठीक है, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खाता था, अब वो पहले जो हफ्ते के 7 दिन खाता, अब हफ्ते के 2 दिन खाता हूँ। फ्यूचर में आते आते मैं इन सब चीज़ों को भी छोड़ दूंगा आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है वेजिटेरियन सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं निवारण कैसे कर सकते हैं। निवारण कैसे कर सकते हैं, देखो चश्मा लगाते हैं। ठीक है, इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना होता है। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। जब आप, ये आंख है, आंख के सामने जब चश्मा लगाओगे अवतल लेंस का, उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का चश्मा हम लगाएंगे तो हम इस दोष को दूर कर सकते हैं। कैसे, देखिए, देखिए ये हमारी आंख है और ये हमारा क्या है दोस्त, चश्मा है। ये हमारा क्या है, अवतल लेंस का चश्मा लगा है। ठीक है, ये अवतल लेंस है, चश्मा लगा दिया हमने आंख के ऊपर। अब देखो ये वस्तु है, वस्तु का प्रकाश जा रहा है, पहले कहाँ आया, ये आंख में जाने से पहले कहाँ पे आएगा, अवतल लेंस पे आएगा, चश्मे पे आएगा, है ना। देखो अवतल लेंस से टकराकर किरणें अपसरित ही हो जाती हैं। ठीक है, फिर ये क्या करेगी, ये किरणें थोड़ा सा फैल के यहाँ आ जाएगी, ये देखो यहाँ आ गई लेंस पे। उसके बाद क्या होगा, ये वापस इधर आ जाएंगी और हमारा जो प्रतिबिंब है वो वापस से कहाँ बनेगा, दृष्टि पटल पे बनने लगेगा। प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनने लगता है और बस जो प्रतिबिंब है वो बिल्कुल नॉर्मल दिखने लगता है, पहले की तरह। जो दोष था वो दूर हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है और इसके प्रयोग करने से जो प्रतिबिंब है वो पुनः दृष्टि पटल पर बनने लगता है। दृष्टि पटल ये है। ठीक है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। ठीक, अब हम बात करेंगे दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं साफ साफ नहीं देती। नाम का उल्टा दोष है भाई, दीर्घ दृष्टि दोष, या फिर इसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है, ऐसे दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ये क्यों होता है, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर पर ना होकर उससे दूर हट जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को यहाँ रख के देखना पड़ता है। हम जैसे यहाँ रख के पढ़ते हैं ना, वो यहाँ रखेंगे, दूर रख के पढ़ेंगे, तब जाके उनको साफ दिखेगा। ठीक है, अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा ये जो बुढ़िया औरत है, ठीक है, ये क्या कर रही है, फॉरेन कंट्री की औरत, ये मोबाइल देख रही है, यहाँ दर पर रख के, दूर रख के देख रही है, देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ऐसे जो दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष हो या दूर दूर दृष्टि दोष हो, जब हमारी आयु बढ़ेगी तो होती ही होती है, ये नॉर्मल है। ठीक है, और इसका निवारण भी होता है। आपने ज़्यादातर जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको चश्मा लगाए हुए देखा होगा, और वृद्ध व्यक्ति को दोस्त निकट दृष्टि दोष भी हो जाता है और दूर भी हो जाता है, दोनों दोष हो जाते हैं। तो फिर वो कैसे ठीक करेंगे? अगर किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा ना, जो बूढ़े होते हैं उनको ना तो भाई पास का दिखता है ना दूर का दिखता है। आप कहोगे सर चश्मा दोनों लगा लेंगे क्या, दोनों पहन पहन के देखेंगे? नहीं, उनके चश्मे में दोनों लेंस फिट होते हैं। कैसे लेंस फिट होते हैं? दोनों प्रकार के, अवतल और उत्तल दोनों। ठीक है, जब पढ़ना होता है तो यहाँ से पढ़ते हैं, ऐसे चश्मा नीचे कर देखते हैं तो यहाँ पर फोकस जाता है, और जब दूर का देखना होता है चश्मा ऐसे करते हैं, देखा आपने? तो उनमें द्विफोक्सी लेंस होता है, उत्तल और अवतल दोनों होते हैं, नीचे उत्तल ऊपर अवतल ऐसे होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोष क्यों उत्पन्न होता है?
उसका उल्टा हो जाता है। अभी नेत्र की फोकस दूरी ना बहुत ज़्यादा हो जाती है और नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, छोटू हो जाता है। इस कारण ये होता है। अब देखो इसको दूर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखो कैसे होता है। ये क्या है, दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु है, ठीक। और ये सामान्य नेत्र का निकट बिंदु है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु यहाँ होता है, ठीक है, नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। लेकिन जिसको दूर दृष्टि दोष हो रखी है वो निकट बिंदु यहाँ ना होकर कहाँ जाता है, दूर खिसक जाता है, यहाँ आ जाता है। अगर मेरी आंखें सही हैं तो मेरा निकट बिंदु यहाँ होगा, नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर होगा। लेकिन मेरे को अगर दूर दृष्टि दोष हो गई है तो मेरा निकट बिंदु यहाँ ना होकर दूर खिसक जाएगा, यहाँ आ जाएगा, थोड़ा दूर आ जाएगा। और हमारा जो प्रतिबिंब है वो दृष्टिपटल यहाँ ना बनकर पीछे बनने लगता है, ठीक है। जो बनना यहाँ पे चाहिए था वो यहाँ ना बनकर पीछे बनने लगता है। तो इसी कारण हमें दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। अब इसको कैसे दूर कर सकते हैं वो देखो। देखो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर कहाँ बन रहा है, उसके पीछे बन रहा है। तभी इसको क्या दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है। कैसे दूर करेंगे वो देखो। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, जिसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, का उपयोग करके इस दोष को दूर कर सकते हैं। कैसे होता है, देखो ये हमारी आंख है, हमने लगाया लेंस, हमने कैसा लेंस लगाया, उत्तल लेंस लगा दिया आंख के सामने, उत्तल लेंस का चश्मा लगा दिया, ठीक है। और ये हमारा निकट बिंदु है। फिर ये आएगी किरण यहाँ पे टकराएगी चश्मे पे, उत्तल लेंस से टकराकर किरणें अभिसारित हो जाती हैं, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर आएगी, हमारे नेत्र के लेंस पर आएगी, उससे टकराएगी और फिर इधर आ जाएगी दूर बिंदु पर, ठीक। और फिर ये किरणें इधर से आगे जाएगी और जो प्रतिबिंब बनाएगी वो कहाँ बनाएगी, दृष्टि पटल पर बनाएगी, ठीक है। और फिर हमें प्रतिबिंब नॉर्मल आँख की तरह दिखने लगेगा। प्रतिबिंब पुनः रेटिना पर बनने लगता है। तो इस तरीके से हम दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जरा दूर दृष्टिता। देखो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है, ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हो जाता है। इस दोष को जरा दूर दृष्टिता कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी ना हमारा निकट बिंदु दूर हो जाता है और इसीलिए इस दोष को क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टिता कहते हैं। क्यों होता है, यह पक्षावी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है, ठीक है। जैसे हमारी एज बढ़ती है ना तो ये हमारी जो पक्षावी पेशियाँ होती हैं ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं और क्रिस्टलीय लेंस जो होता है उसका जो लचीलापन होता है उसमें कमी आ जाती है। और ऐसा होने पर हमें क्या हो जाता है, जरा दूर दृष्टिता दोष हो जाता है। निवारण कैसे कर सकते हैं, उत्तल लेंस के प्रयोग से। जब हम उत्तल लेंस का चश्मा हम पहना देंगे किसी व्यक्ति को तो इस दोष को हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट नोट पे आ जाते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट, देखो क्या होता है, कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्राय द्विफोक्सी लेंसों का आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है, ये जो नेत्र का ना ऊपरी भाग होता है इसमें होता है अवतल लेंस और नीचे भाग में होता है उत्तल लेंस। निचले भाग से क्या करते हैं, पढ़ने के काम आता है, ठीक है। और बाकी ऊपर का काम जानते हो आप, दूर की चीज़ों को देखने के लिए। ऊपर का जो हिस्सा होता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, निकट का होता है जो पास की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए, पास की वस्तु को साफ साफ देखने के लिए उत्तल और दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस। ये जो चश्मा बना होता है इससे चश्मे को हम कहते हैं द्विफोक्सी लेंस से ये बना होता है, ठीक है। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो इनमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं तो उनको स्पेशली ये चश्मा दिया जाता है जिनको ये दोष होता है, ठीक है। आजकल कॉन्टैक्ट लेंस अथवा शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोष को संशोधन भी किया जा सकता है। आजकल लोग चश्मा भी नहीं लगाते हैं, सीधा सीधा क्या लगा लेते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था आर्टिकल में कि एक महिला थी
जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाती थी, और उसके कॉन्टैक्ट से लगाते लगाते ना आंखों के अंदर इतने सारे कॉन्टैक्ट लेंस चले गए, जब उसको ऑपरेशन करके निकालो तो इतने सारे कॉन्टैक्ट लेंस बाहर निकले। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि ये लेंस ना आंखों के ऐसे संकुचन से अंदर भी चले जाते हैं और हमें पता नहीं चल पाता। देखो, दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होना, हमारे जो आँख हैं वो सामने है, अगर पीछे होते तो क्या होता? ठीक है, सिर के सामने ही है, तो इसका फायदा क्या है? ठीक है, ये जो आँख है वो सिर के सामने स्थित है, इसका लाभ क्या है? देखो, दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने से हमारा दृष्टि क्षेत्र क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु हमें त्रिविम त्रिविम का मतलब क्या होता है? 3D की चीज़ों को देखने का हमें लाभ मिलता है। देखो, हमारी आंखें सामने हैं, एक घाटा है और एक फायदा भी है। अगर ये चीज़ थोड़ा यहाँ होती तो हम पीछे का भी देख पाते हैं, अगर यहाँ होती ये हमारी आंखें इस तरफ तो हम साइड का भी देख पाते हैं, पीछे का भी देख पाते, थोड़ा ऐसे करने पर, है ना? क्योंकि आंखें हम घुमा सकते हैं ऐसे ऐसे करके। अगर इस तरफ होती है हमारी आंखें तो हम साइड वाइड का भी देख पाते, पीछे का भी देख पाते। ये कमी है, लेकिन फायदा भी है। जब आंखें हमारे सामने हैं तो हम चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, 3 डायमेंशन में देख पा रहे हैं। वस्तु की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, गहराई क्या है, उसका हम पूरा अनुभव कर पा रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हम नहीं कर पाते। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक। वर्ण विक्षेपण एग्जाम में आता है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? सरल भाषा में कहूँ तो प्रकाश की श्वेत किरण का 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। कॉपी में लिख सकते हो आप। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वही चीज यहाँ पर है। देखो, ये प्रकाश है, प्रिज्म से टकरा रही है, ये श्वेत किरण है, टकराई प्रिज्म पर, और ये 7 रंगों में विभक्त हो गई, ठीक है। इस 7 रंग का नाम क्या है? बैनी, आह, पी, ना, ला, ऐसे याद करते हैं। बै से बैगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, आ से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। और अंग्रेजी में विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे याद किया जाता है। और ये पैटर्न बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इस पैटर्न पे क्वेश्चन भी बनने वाले हैं आगे, तो ये याद कर लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में। चित्र बना लेंगे ना अच्छे से। जो स्पेक्ट्रम होता है, वो स्पेक्ट्रम क्या होता है जो मैंने आपको बताया? बैगनी, ठीक है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। बैगनी, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, और क्या बोलते हैं, पीला, नारंगी और लाल, ये पैटर्न होता है। इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम, ठीक है, सिंपल भाषा में। अब इंद्रधनुष आपने बनता हुआ जरूर देखा होगा। और इंद्रधनुष क्या हर समय बनता है? नहीं, इंद्रधनुष बनता है जब बरसात होती है, जब नमी होती है, तभी बनता है। क्या चिलचिलाती गर्मी में तुमने कभी बनते हुए देखा इंद्रधनुष? मुझे बता दो, नहीं देखा होगा। तो इंद्रधनुष तभी बनता है जब आसमान में नमी होती है, ठीक है, जब बरसात होती है तभी बनता है, अन्यथा नहीं बनेगा कभी भी। तुम भगवान से कितनी दुआ मांग लो, मन्नतें मांग लो, है ना, उनसे प्रार्थना कर लो, तो इंद्रधनुष तभी बनेगा जब बारिश होगी, ठीक। इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो जान लो। ये देखो चित्र में आप देख रहे हो ना, रेनबो, अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? रेनबो कहते हैं। देखो, इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ये क्या होता है? एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, तो जब हम कक्षा 6 या 7 में थे, हम खुद प्रैक्टिकल कर रहे थे। क्या नई नई चीज़ सीखे थे। हमने क्या किया था, आपके घर में एक वो होता होगा ना, टोकरी जिसमें कपड़े वपड़े धोते हैं, प्लास्टिक का वो होता है, वो लिया, घर पे आए, एक आईना लिया, आईने के अंदर आधा डुबो दिया तिरछा, जहाँ से सूरज आ रही है उस पर टकरा रही है, और उसका रिफ्लेक्शन घर के में अंदर किसी दीवार पे करते थे, तो बनता था एकदम रेनबो बनता था। आप भी करके देखना,
और मुझे टैग करना, वीडियो बनाकर मुझे भेजना, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैं ज़रूर देखूंगा। कह रहे हैं यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर वायु बरसात होती है ना, तो वायुमंडल में ऐसे जल के कण होते हैं और प्रकाश ऐसे आके टकराती है जल के कणों में, और ये जो जल के कण होते हैं ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? प्रिज्म की तरह, बिल्कुल। और प्रिज्म क्या करता है दोस्तों? प्रकाश के श्वेत प्रकाश किरण को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। और ये जो आसमान में जल के कण हैं ये अब प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगते हैं। प्रकाश की किरण आती है, उससे टकराती है और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और फिर हमें क्या दिखाई देता है? प्राकृतिक एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसे हम कहते हैं रेनबो, इंद्रधनुष। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जिस तरफ सूरज होगा उस तरफ नहीं बनेगा, उसके दूसरी तरफ बनेगा इंद्रधनुष हमेशा, ठीक है। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्मों की भांति कार्य करती हैं। सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात इसे आंतरिक परावर्तित करती हैं और जल की बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। ये सब गोली मारो, है ना, इससे आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैंने सिंपल भाषा में बोला कि प्रकाश की जल की जो बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, और प्रकाश प्रिज्म से जब टकराती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। प्रकाश का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम बनता है और उसी के तत्पश्चात हमें इंद्रधनुष देखने को मिलता है। सीधी सी बात है, सरल सरल भाषा में आप लिख देंगे। अगला है वायुमंडलीय अपवर्तन। ये क्या होता है? वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। देखो जो हमारा वायुमंडल है इसमें नाना प्रकार की गैसें हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है, धूल है, मिट्टी है, ये सब हमारे वायुमंडल में घूम रहा है। और जब प्रकाश की किरणें इन मार्ग से होते हुए आती है ना, तो अपने मार्ग से विचलित होती रहती हैं, ठीक है। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। सिंपल, एक लाइन में याद हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के क्या प्रभाव हैं? ये एग्जाम में आता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सूर्योदय के समय सूर्य और अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? गर्म वायु से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति का परिवर्तन कैसे होता है? ये सब किसके प्रभाव हैं? ये सब प्रभाव है वायुमंडलीय अपवर्तन का। पहले नंबर पे आ जाते हैं तारों का टिमटिमाना। ये देखो तारे टिमटिमा रहे हैं, झिकमिक झिकमिक कर रहे हैं ना यहाँ पर। देखो यहाँ देखो ध्यान से। आपने ज़रूर देखा होगा जब आप रात में देखते हो, जब बहुत सारे तारे होते हैं, जब आसमान साफ होता है तो आपको तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। कभी चमक रहा है, कभी बुझ रहा है, कभी चमक रहा है, बुझ रहा है। क्या तारे ऐसे चमकते हैं? टिम टिम भक 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 करके करता है? ऐसा नहीं करता। ये क्यों होता है वो आप जान लीजिए। देखो मैं यहाँ पहले पढ़ देता हूँ, पढ़ने से पहले मैं पहले बता देता हूँ। ये आसमान है, तारे हैं, और ये तुम खड़े हो, यहाँ पर तुम खड़े हो, ठीक है, और ये तारा है। तारे की अपनी एक प्रकाश होती है, तारे की अपनी एक प्रकाश होती है। तो जब प्रकाश, वो प्रकाश जब आती है वो हमारे कहाँ, वायुमंडल से होते हुए आएगा हमारी आंखों तक। तो वायुमंडल में क्या है? दुनिया भर की अशुद्धि है। तो जब प्रकाश वायुमंडल से होता हुआ आता है तो प्रकाश का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या है कि कभी हमारे आंखों पर प्रकाश एकदम आ रही है, कभी रुक के आ रही है, कभी अच्छे से आ रही है, कभी रुक के आ रही है। और इसी कारणवश जब ज़्यादा आती है रोशनी तो हमें चमकता दिखाई देता है, और जब कम आती है तो हमें चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है। बार बार ऐसा होता रहता है तो हमें लग रहा है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। यही इसका कारण है। ठीक समझ गए ना? जो मैंने बोला ना, सुन के यही अगर आप कॉपी में लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे। कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है दोस्त कि आप रट के जाओगे हर एक चीज़। विज्ञान रटी नहीं जाती दोस्त, समझी जाती है। ठीक, तो देखो दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला होता है तो कभी धुंधला, और इसे हम प्रकाश का टिमटिमाना कहते हैं। ये किताबी भाषा है, ठीक है, ये किताबी भाषा है। और मैंने आपको सरल शब्दों में बताया था। कौन सा बढ़िया लगा था आप बताओ?
जो मैंने आपको आसान भाषा में बताया था वही पढ़ाई लगा था ना, वही लिखना है। मैंने भी एग्जाम में वही लिखा था, मेरे पूरे नंबर आए थे। मेरे विज्ञान में कक्षा 10 में टोटल 100 में से 100 नंबर थे। ठीक, तो ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, और मैंने ऐसे ही लिखा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था मेरे। नेक्स्ट, सूर्योदय। देखो, जब सूर्य उगता है और जब सूर्य छुपता है शाम के टाइम, दोनों ही टाइम तुम्हें सूरज एकदम लाल दिखाई देगा भाई, लाल टकटकी लाल होता है। क्यों होता है ये भाई? देखो, ये हमारी धरती है। सुनील शेट्टी बोलता है ना, धरती मेरी माँ है, तो सच में हमारी माँ ही है धरती, धरती माँ है। देखो, सूरज दिन भर कभी यहाँ दिखता है आपको, कहीं यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, कभी यहाँ दिखता है, लेकिन जब सूरज उगता है तो यहाँ पे होता है, और जब सूरज छिपता है तो यहाँ पे होता है ना, देखा होगा। तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल और इसे कहते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में याद नहीं आ रहा है। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। तो ये क्या होता है, देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। सूर्य जब उग रहा होता है वास्तव में, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है, और छिपता जब है, छिपने के 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता है। ठीक, वास्तविक सूर्योदय, सूर्यास्त से अर्थ है सूर्य के द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। ठीक है, और बच्चों एक चीज मैं और बताना चाहूंगा लगे हाथ, कि सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, और मेरा दावा है दोस्त, उस वीडियो से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। 100% गारंटी है। अगर आए ना कहीं बाहर से, तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में छाट छाट के लेके आता हूँ, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक एक क्वेश्चन 5 बार 10 बार पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन। उनको तो बनाना ही बनाना है। बाकी आप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उनको तो रट के जाना है भाई। कहने का मतलब इतने इंपॉर्टेंट है। ज़रूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं होते मेरे वो। कह रहे हैं गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होना, ये कैसे होता है? देखना, आपने जब देखा होगा, जब कोई वस्तु जल रही होती है और उसके थ्रू हम जब देखते हैं, या फिर आपको बताऊं, गर्मी का जब सीज़न होता है, जब गेहूं के खेतों में आप देखते हो, तो आपको ऐसे से दिखता होता है कि भैया क्या निकल रही है, लॉ टाइप निकल रही है। और जब उस लॉ के थ्रू आप चीज़ देखते हो तो आपकी थोड़ी अजीब लगती है ना। वो क्यों होती है? देखो, आग के तुरंत ऊपर की वायु, ये जो आप देख रहे हैं वायु, अपने ऊपर की वायु को तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। ठीक है, गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होते हैं, तथा इसका जो अपवर्तनांक होता है ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। ये जो गर्म वायु का अपवर्तनांक होता है ना, ठंडे की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि अपवर्तक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। आपको लगेगा कि वो हिल रहा है ना। जब इसके थ्रू आप देखोगे ना, कोई भी पेड़ है, पौधा, कुछ भी बाहर वस्तु है, कोई इंसान है, तो लग रहा है कि वो अपनी जगह से हिल रहा है। इस वजह से ऐसा होता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है एग्जाम में टिंडल प्रभाव, स्वच्छ आकाश का रंग नीला होना। ठीक है, ये सब इस पर प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। प्रकीर्णन क्या होता है? देखो, हमारे वायुमंडल में अशुद्धियाँ, जल वाष्प, धूल कण, अन्य प्रकार के पदार्थ उपस्थित हैं। जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित इन अशुद्धियों, धूल कण के द्वारा प्रकाश क्या क्या हो जाता है, अवशोषण का हो जाता है, और अन्य दिशा में विकृत कर दिया जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ। देखो, हमारे वायुमंडल में धूल है, कण है, मिट्टी है, गैसें हैं, नाना प्रकार की अशुद्धियाँ हैं। जब प्रकाश इन माध्यम से होते हुए आती हैं तो प्रकाश कुछ अवशोष हो जाती हैं और अपने मार्ग से थोड़ा बहुत विचलित हो जाती हैं।
ठीक है, और इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसमें से दो चीज एग्जाम में आ जाती है, टिंडल प्रभाव और स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला ही क्यों दिखाई देता है। देखो जब हम अभी यहाँ से हम देख रहे हैं तो हमें नीला दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, देखो आकाश में देखो, दिख रहा है ना नीला। लेकिन अगर आपको अंतरिक्ष में ले आ जाए और वहां से बोलो भाई आकाश आसमान में देख, यहाँ से देख भाई कैसे दिख रहा है तुझे, तो देखो कि आपको काला दिखाई दे रहा है, आपको नीला नहीं दिखाई देगा उस टाइम पे, आपको काला दिखाई देगा। क्यों, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं टिंडल प्रभाव। सिंपल से एक एग्जाम्पल लिया है। देखो ये घना जंगल है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको, और जब रोशनी आ रही है तो रोशनी ऐसे हुई आ रही है। या फिर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपका रूम है, ये पूरा रूम दीवार पूरा एकदम अंधेरा है, और यहाँ पर एक एक खिड़की है जिससे प्रकाश आ रही है। ठीक है, प्रकाश आ रही है, तो इस प्रकाश के कणों में ना आपको अनंत ऐसे ऐसे धूल के कण दिख रहे होंगे। ऐसे ये जो कण होंगे ना, ये मूवमेंट कर रहे होंगे ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ये लाइव डेमो है, ये घटना जो है ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। क्या होता है ये जानते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज वायुमंडल के महीन कणों जैसे धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदे, धूल के निलंबित कण तथा वायु के अणु से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। ठीक है, कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की इस घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। सरल भाषा में लिखवा दिया, एग्जाम में आ जाता है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, ये लिखने के बाद ये उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, जब धूल से भरे कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज श्वेत प्रकाश करता है तो हमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, आसमानी क्यों दिखाई देता है। देखो अगर इसको मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको आप स्किप करो, मेरी बातें पे गौर करो, मेरी बातों से सुनो, और ऐसे ही लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने भी लिखा था। देखो क्या लिखना है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होते हुए हमारी आंखों तक आती है तो प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश के 7 रंग होते हैं, बैनिया पीनाला, प्रकीर्णन होता है। और जो रंग हमारे आंखों तक जो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है उसमें नीले रंग की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए हमें आसमान नीला प्रतीत होता है, आसमानी प्रतीत होता है। ये लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्या लिखोगे, वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब वायुमंडल से प्रकाश की किरण होते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है तो वायुमंडल में उसका प्रकीर्णन हो जाता है, और जो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच रही है उसमें नीले रंग की मात्रा अधिक होती है। इसी वजह से हमें आसमान क्या बोलते हैं, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक, इसे कॉपी में लिख लेना बढ़िया तरीके से। यहाँ देखो, लाल रंग के प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा 1.8 गुनी होती है। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तारे तो टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। आपने बोला ना सर तारे टिमटिमाते हैं। देखो अगर मैं ग्रह की बात करूं, तारे जो हैं हमारे जो हमारा जो उपग्रह है वो क्या है, चंद्रमा है। तारे जो हैं वो ग्रह से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, हमारे वायुमंडल से भी बहुत ज़्यादा दूर हो गए, फिर ग्रह तारों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, इसकी वजह से ग्रह नहीं टिमटिमाते। और मैंने आपको बोला था कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल ही नहीं है और वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन हो ही नहीं रहा है, तो हमें क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। सिंपल सी बात है। जब हम वायुमंडल से ही ऊपर चले गए हैं, अंतरिक्ष में चले गए, और अंतरिक्ष में कोई भी आपका वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल जब नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं हो रहा है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं जब हो रहा है तो आकाश का रंग हमें क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक, तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है।
और यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होता है, जिस कारण ग्रह हमें टिमटिमाते नहीं प्रतीत होते। अगर इसको सरल भाषा में कहें तो मैं आपको कहूँगा कि जो ग्रह होते हैं वो तारों की अपेक्षा नज़दीक होते हैं और इनका जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो ना के बराबर होता है, और इसलिए हमें ये ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं प्रतीत होते हैं। ऐसे लिख सकते हो। खतरे का निशान हमेशा लाल रंग का क्यों होता है? काले रंग का क्यों नहीं होता? सफ़ेद रंग का क्यों नहीं होता? पीले रंग का क्यों नहीं होता? लाल रंग का ही क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, बैनी आह पीना ला। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है भाई। मैंने जो आपको ऑर्डर लिखाया था ना, बैनी आह पीना ला, बै नी आ पी ना ला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो बैगनी रंग का सबसे ज्यादा होता है प्रकीर्णन, सबसे ज्यादा, और लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, आपको लाल रंग बहुत दूर से दिख रहा होगा, लेकिन बैगनी लगाऊंगा दिखेगा नहीं दूर से, एकदम पास से भी नहीं दिख रहेगा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा कम होता है, बहुत दूर से चमकता है, इसीलिए लाल रंग को भड़कीला रंग कहा जाता है। ठीक है ना, अगर तुम्हारे पार्टी वार्टी में कोई रेड कलर का पहन के आएगा ना तो वो दूर से ही चमकेगा, पास में वो अलग ही रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से लाल रंग का लगाया जाता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः इसे हम दूर तक देख सकते हैं, इसीलिए खतरे का निशान लाल रंग का होता है। जब भी कभी पटरी वटरी में कुछ खराबी होती है, कुछ कोई पत्थर वत्थर रख जाता है या पटरी टूट जाती है तो रेड फ्लैग लगा देते हैं दूर से। एक बार तो अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक औरत ने अपनी साड़ी खोल दी रेड कलर की और साड़ी टांग दी। हजारों लोग ट्रेन से आ रहे थे, सैकड़ों लोग, उनकी जान बचा दी। उस औरत को तो सत सत नमन है। ठीक है, जिन्होंने अपनी साड़ी खोल के लोगों को बचाने के लिए पूरा टांग दिया, और उन्होंने, जो पायलट है उसने दूर से ही देख लिया और फिर दूर से उसने ब्रेक लगा दिया और लाखों का सामान बच गया, लोगों की जिंदगी बच गई। ठीक है, तो ये फायदा होता है लाल रंग का। फिर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? तो ये मैंने अभी आपको बोला है, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होगा तो हमें आकाश काला दिखाई देता है। ये यहाँ पे लिख रखा है, क्योंकि हम वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है, बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं? देखो, बादल सूक्ष्म पानी की बूंदों से बनते हैं, ये तो आप जानते हो। ये बादल दिख रहा है आपको, ये सूक्ष्म बूंदों का आकार दृश्य किरणों की तरंग दायरे की सीमा से अधिक होता है। इसीलिए जब श्वेत प्रकाश इन कणों से टकराते हैं, इससे जब टकराता है कोई प्रकाश तो सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाता है, सभी दिशाओं में, क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णन हो चुके होते हैं। इसीलिए हमें यह श्वेत रंग का ही दिखाई देता है और हमें फिर बादल सफेद रंग का दिखाई देता है। और इस वन शॉट वीडियो में मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया है आसानी के साथ। सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को जरूर शेयर करें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।